नमस्कार, खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। और आज हम बात करेंगे महिलाओं के गर्भावस्था को लेकर। जी हाँ, महिलाओं के लिए मां बनना कुदरत का सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन मां बनने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। गर्भावस्था में महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती हैं, किस तरह से उनका निदान मिलेगा, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आज विशेष रूप से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना बरैया जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर, और इस विषय पर बात करने से पहले छोटी छोटी सी चीज़ों और सावधानियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले दर्शकों को याद दिला देते हैं, ये लाइव प्रोग्राम है। आप हेलो डॉक्टर से लाइव जुड़ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं डॉक्टर वंदना के सामने। तो मैम से सवाल करने के लिए हमारे नंबर नोट कर लीजिए, 0755 ये हमारा कोड है। इसके अलावा 42882228 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोड के साथ ये नंबर लगाना होगा भोपाल से बाहर के लोगों के लिए। एक और नंबर नोट कर सकते हैं 428905। और हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर वंदना बरैया, स्त्री रोग विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत है मैम। और अब सबसे पहला सवाल ये रख लेते हैं कि किस तरह से समस्याएं आती हैं उन 9 महीनों के दौरान। गर्भावस्था वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हर एक महिला के लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहता है। जब भी कोई महिला की किसी लड़की की मैरिज होती है तो वो इंतजार करती है कि कब वो उसकी लाइफ में वो पल आएगा जब वो प्रेग्नेंट होगी और अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाएगी। पर इसके बावजूद जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेली टू डेली लाइफ में उसे दिखाई देने लगती हैं। जैसे जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भावस्था के स्टार्टिंग का 3 मंथ्स, फर्स्ट टू थर्ड मंथ तक का जो टाइम है, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें दिखाई देती है वो होती है नॉजिया, वोमिटिंग। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है और देखा जाए तो लगभग 70 to 80% वुमेन्स में ये प्रॉब्लम्स आती है, जिसके कारण ना तो ठीक से खाना खा पाती हैं, हर चीज में बदबू आती है, खाने में, सब्जी में, रोटी में, हर चीज में बदबू आती है, जिसके कारण वो खाना नहीं खा पाती हैं। वीकनेस आएगी, नींद ज्यादा आएगी किसी किसी महिलाओं को, और हर चीज में आलस आएगा। इसके अलावा गले में जलन होना या सीने में जलन होना, सीने में दर्द होना, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसके कारण उनको कभी कभी यदि जैसे इवन कपड़े भी टच यदि हो जाते हैं तो उसके कारण भी उन्हें दर्द होने लगता है। तो ये तो है कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड ट्राइमेस्टर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर को गोल्डन पीरियड माना जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर मींस 4th, 5th और 6th मंथ तक। ठीक, इस टाइम में कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, जो चम्मच लाना, उल्टियाँ होना है वो जनरली कम हो जाता है। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम कम होने लगती है। इस टाइम बच्चे का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। 5 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, 5 मंथ 6-7 डेज के बाद में बेबी का मूवमेंट महिला को फील होने लगता है, जिसके कारण वो एक बहुत अच्छा महसूस करती है अपने आप में। जी। इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि पैडल एडिमा होना, पैरों में सूजन आना, साथ ही साथ पेट क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, बेबी का साइज बड़ा हो गया है, जिसके कारण उसे सांस लेने में परेशानी आने लगती है। पेट क्योंकि अब पूरा चेस्ट और जिफिस्ट एब्डोमेन दोनों के बीच में जिफिस्टनम रहता है, तो डायफ्राम रहता है, तो डायफ्राम ज्यादा फैल नहीं पाता है, जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और खाना ठीक थोड़ा सा भी खाएंगे तो ऐसा लगेगा बस अब तो बहुत भर गया है, अब तो खाना नहीं खाया जा सकता है। रात में नींद नहीं आ पाती है ठीक से, बार बार करवटें बदलते रहना है। कई महिलाएं तो ये भी कहती हैं कि नहीं, हमें तो बिस्तर भी चुभता है। पैरों में सूजन तो खैर आती ही आती है, और ये तो प्रॉब्लम्स हुई जो कि महिलाएं खुद फील करती हैं। इसके अलावा डायबिटीज भी उनको हो सकती है, जिसे कि हम प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज या जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। यदि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो उसके कारण कभी कभी प्रीक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया की भी कंडीशन आ जाती है, साथ साथ झटके भी आने लगते हैं, जो कि महिला के साथ साथ उसके होने वाले जो गर्भ में पल रहा है बच्चा है उसके लिए भी ये दोनों ही नुकसानदायक रहते हैं। इसके साथ जो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि 0.9% वुमेन्स में ये देखी जाती है, वो है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाना या ज्यादा हो जाना, जिसे कि हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास। यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो गई है तो उसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोमनियास, और यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है तो उसे कहा जाता है ओलिगोहाइड्रोमनियास। ठीक, जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यानी शरीर में पानी का ज्यादा बनना और शरीर में पानी का कम बनना,
ये दोनों ही समस्याओं को आपने साइंस में क्या कहा जाता है वो बताया। जी, यदि एमनियोटिक फ्लूइड की जो नॉर्मल क्वांटिटी रहती है, सामान्य उसकी जो मात्रा रहती है वो लगभग 1 लीटर से 1.5 लीटर के बीच में होनी चाहिए। हाँ। अब यदि 1.5 लीटर से ज्यादा हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड तो इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोमनियास, और यदि 1 लीटर से कम हो रहा है तो इसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियास। आप पॉलीहाइड्रोमनियास और ओलिगोहाइड्रोमनियास को जानने के पहले हम ये जानते हैं कि हाइड्रोमनियास या एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है। ठीक। जब महिला गर्भवती होती है तो उसके अंदर बेबी को मूव करने के लिए एक बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह एक तरल पदार्थ रहता है जिसे कि हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या रहता है कि बच्चे को पेट का साइज वो बड़ा करता जाता है, जिसके कारण बच्चे को मूवमेंट करने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाती है। बच्चा जैसे पानी के अंदर मछलियां तैरती हैं, इसी तरह से बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है। और जब बेबी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उसका मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता है। जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं ना, हाँ इनके खूब हाथ पैर चलाने, ताकि उसकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बच्चा मजबूत बनेगा। यही चीज पेट के अंदर भी रहती है कि जब बच्चा पेट के अंदर आता है तो वो मूवमेंट उसके अच्छे होते रहते हैं, जिसके कारण वो उसके मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होगा और स्केलेटल सिस्टम स्ट्रांग होगा, हड्डियां मजबूत होंगी। जितना ज्यादा वो हाथ पैर हिलाएगा उसके हड्डियां मजबूत होंगी। एक्सरसाइज करता है वो पेट के अंदर। तो ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड का काम। अब हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता कहाँ से है या आता कहाँ से है। हाँ। अक्सर महिलाएं ये कहती हैं कि हम क्या पानी ज्यादा पियेंगे तो हमारा पानी अच्छा बनेगा क्या। हाँ। या हमने पानी कम पिया है क्या, इसलिए हमें पानी कम की कमी हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी से और एमनियोटिक फ्लूइड का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ। जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर रहते हैं यूट्रस के अंदर या गर्भाशय के अंदर, उसमें एक तो रहता है बेबी, दूसरा रहता है आवर, तीसरी रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड या जिसे हम कहते हैं नाभिनाल, और चौथा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड या जिसे अभी हमने कहा कि एक तरल पदार्थ जिसके अंदर बच्चा तैरता है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है या नाभिनाल, ये नाभिनाल माँ को बच्चे से जोड़ कर रखता है। अब जो बच्चे को जोड़कर रखता है बच्चे की नाभि के ऊपर, जो एक जब बच्चा आपके गोद में आता है तो उसकी नाभि पर देखिएगा एक छोटा सा कुछ क्लैंप जैसा लगा देते हैं, छोटा सा पार्ट रहता है, तो वो काट करके अलग कर दिया जाता है। इस नाभिनाल का जो दूसरा वाला भाग रहता है वो प्लाजेंटा से जुड़ा रहता है। ये प्लाजेंटा माँ के गर्भाशय की दीवार से चिपका हुआ रहता है। और ये माँ के गर्भाशय की दीवार से ही बच्चे को सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं। बच्चे को इसी गर्भाशय पर जो ये प्लाजेंटा चिपका हुआ है, इसी से एमनियोटिक फ्लूइड बनता रहता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा कहाँ से? इस प्लाजेंटा के थ्रू। और ये प्लाजेंटा से जो एमनियोटिक फ्लूइड आएगा ये बच्चा पिएगा, और पिएगा तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, जो उसका पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। इसमें से जो भी उसे पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें भरपूर मात्रा में अमीनो एसिड्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। इन प्रोटीन्स को बच्चा ले लेता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से है, और बाकी की जितनी भी अपशिष्ट चीजें हैं उनको वो अपने यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से बेबी दिन भर यही काम करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को पीता है और डाइजेस्टिव सिस्टम से और फिर यूरिनरी सिस्टम के थ्रू या यूरिन के थ्रू वो निकालता रहता है। बच्चे को अपनी ग्रोथ के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो सारे पोषक तत्व इसी एमनियोटिक फ्लूइड से मिलते हैं, और यूरिन के थ्रू वो निकाल देता है जितना उसको जरूरत होती है, उसमें से वो प्रोटीन लेता है जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और जो साथ ही साथ इसमें एक और चीज रहती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। अच्छा, ये चीज है कि बच्चा यूरिन तो पास करता है पर पूरे 9 मंथ्स में वो लैट्रिन कभी नहीं करता है। बच्चा यदि अंदर खुश नहीं है, उसे यदि कोई तकलीफ है तो ही बच्चा अंदर लैट्रिन करेगा, जो कि एक खतरनाक कंडीशन होती है। यदि कभी ऐसा हो जाता है तो इसके कारण बच्चे में एस्फेक्सिया हो सकता है, इस बच्चे की हार्ट बीट कम हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में फिर हमें बेबी को सडनली बाहर निकालना पड़ता है, जिसे हम प्री मैच्योर बेबी के तौर पे नाम देते हैं। हाँ, प्री मैच्योर जनरली जैसे कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है तो ऐसी कंडीशन में प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है कि यदि ओलिगोहाइड्रोमनियास तो है ही, साथ यदि पॉलीहाइड्रोमनियास है या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है तो भी प्रीमेच्योर नॉर्मल डिलीवरी हमें करवानी पड़ सकती है या प्रीमेच्योर डिलीवरी करवानी पड़ सकती है।
प्रीमेच्योर डिलीवरीज का एक और जो कॉमन कारण रहता है वो होता है यदि मदर का बीपी ज्यादा है, हाँ। मदर हाइपरटेंसिव है। हाँ। प्रीमेच्योर को एक्चुअली हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक हाँ। जो होता है कि नॉर्मली बेबी का जो वेट है वो होना चाहिए 2.5 किलो। हाँ। यदि 2.5 केजी से बेबी का वेट कम है तो उसे प्रीमेच्योर बेबी कहेंगे, या फिर बेबी 9 मंथ्स का नहीं हुआ है और उसके पहले ही यदि ये डिलीवर हो गया है तो भी उसे फिर हम प्रीमेच्योर बेबी कहते हैं। बिल्कुल। आप बहुत सारी जानकारी दे रही थी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसा लग रहा था कि वाकई अगर इन सावधानियों को ध्यान रखा जाए, मतलब इन बातों का ध्यान रखा जाए, सावधानी रखी जाए, और इतनी जानकारी अगर एक गर्भवती महिला को होती है तो स्वस्थ बेबी ही डिलीवर होता है, इतनी शायद उम्मीद की जा सकती है। फिर वो कॉम्प्लिकेशंस डिपेंड करता है कि उसकी शारीरिक क्षमता कैसी रही, लेकिन इस दौरान मानसिक बदलाव भी होते हैं और जिनका असर भी शारीरिक तौर पर देखने को मिलता है। क्या ये मान सकते हैं कि अगर उसका मन अच्छा नहीं है, लगातार तनाव से चल रही है, लगातार किसी तरह की परेशानी को झेल रही है, तो उसका असर गर्भावस्था के दौरान, मतलब उस 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिल सकता है, शायद डिलीवरी के दौरान भी देखने को मिल सकता है। प्रिया जी, आपने शायद एक कहानी सुनी होगी हमारे महाभारत की, हाँ। है ना, कि जब अर्जुन अपनी वाइफ को कैसे वो अंदर जाते हैं उसके, मुझे भी याद नहीं, चक्रव्यूह वाली बात है कि चक्रव्यूह को कैसे भेजते हैं। हाँ। अपने वाइफ को सुना रहे थे, सुनते सुनते उनकी वाइफ सो गई, तो वो उतना ही सुन पाए कि प्रवेश कैसे करना है, उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, ये नहीं समझ पाए। नहीं सुन पाई। हाँ। तो ये सारी चीजें, और ये सच्चाई है, मदर जो कुछ सुन रही है वो सारी चीजें बेबी सुनता है, जो चीजें महसूस कर रही है वो भी बच्चा महसूस करता है। उसको हम इस सामान्य भाषा में हम इस तरह से भी जान सकते हैं कि जैसे कि बच्चे दादा दादी या जो उनकी फैमिली में के साथ रहते हैं उनसे उसका ज्यादा लगाव रहता है। बच्चा तो 1 महीने का है, 2 महीने का है, जैसे ही ऐसे लोगों के पास में जाता है जो उसके जिनकी आवाजें वो हमेशा सुनता रहता था। हाँ। एक ये रिसर्च भी की गई थी कि जो मदर्स जो म्यूजिक सुनती थी पहले, यदि बच्चा रो रहा है, यदि उनको फिर वो म्यूजिक सुनाया गया तो वो उस आवाज की तरफ ध्यान देते थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ। या फादर आ जाते हैं, बच्चा 3 महीने 4 महीने का बच्चा जो केवल जस्ट सुनना स्टार्ट किया है, हाँ। या टच वो अभी उतना अच्छे से नहीं पहचानता, इसके बावजूद माँ की गोदी के साथ साथ पिता की गोदी में जाकर, दादी की गोदी में जाकर, दादा की गोदी में जाकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो इन सब आवाजों को पहचानता है, फैमिलियर था पहले से। हाँ, वो हाँ। तो इसलिए यदि मदर फिजिकली फिट तो खैर होनी ही चाहिए, मेंटली भी यदि फिट है तो उसके बच्चे का आईक्यू लेवल भी ज्यादा अच्छा होगा, बच्चे के ग्रोथ पर उसका अच्छा फर्क पड़ेगा। जो मदर्स टेंशन में रहती हैं तो भले ही उनको अच्छा खान पान आराम सब कुछ हो, इसके बावजूद उनके बेबी का ग्रोथ उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही। इसलिए जरूरी है कि मदर को तो अपना ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स का भी बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस प्रेग्नेंट लेडी का खान पान का ध्यान रखे, उसके विचारों को सुने, उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है उन प्रॉब्लम्स के तरफ ध्यान दें और उनको जहां तक हो सके सॉल्व करने की कोशिश करें। एक सवाल आया था कि जो महिला उसकी बच्चेदानी में पानी की मात्रा ज्यादा है, ये समस्या क्या कहलाएगी? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है। पॉलीहाइड्रोमनियाज मींस यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, 1 लीटर to 1.5 लीटर ये नॉर्मल क्वांटिटी होती है, पर यदि 1.5 लीटर से ज्यादा हो गई है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियाज। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चा जो आवल से पानी बनता है उस आवल से बनने वाले पानी को पीता है और उसको यूरिन के थ्रू निकालता रहता है, तो ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस। पर यदि कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसके कारण बच्चा उस पानी को नहीं पी पा रहा है, तो पानी नहीं पी पा रहा है, जनरली ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे कि उसे ईसोफेज या ट्रैकिया में यदि कोई फिस्टुला है, मतलब उसकी जो आहार नाल है उसमें यदि कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट है जिसके कारण वो उस पानी को नहीं पी पाता है, तो इसके कारण पानी तो बन रहा है अपनी जिस स्पीड से बनना चाहिए, पर बच्चा उस पानी को पी नहीं पा रहा है, वो पानी यूज नहीं हो पा रहा है, तो वो पानी गर्भाशय में ही इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। अब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को हम नापते कैसे हैं? जनरली जैसे महिलाएं हैं
बैठ जाती हैं, चल फिर रही हैं, तो मोहल्ले पड़ोस वाले कहते हैं अरे तुम्हें तो ये 7वां महीना चल रहा है पर ऐसा लग रहा है कि बस अभी जस्ट डिलीवरी होने वाली है। तो इन चीज़ों को जब कोई इस तरह से रोके टोके तो नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो। अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, या तो पॉलीहाइड्रोमियास तो हो ही सकता है, इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि बेबी का वेट ज़्यादा है तो भी, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट हैं तो भी नॉर्मल जो पेट है उससे ज़्यादा गर्भाशय का साइज दिखाई देगा। अब ये पता कैसे चलेगा, जब भी यदि आपको कभी इस तरह की आजकल तो खैर रूटीनली ही चेकअप करके बिल्कुल जाती बिल्कुल हैं बिल्कुल सोनोग्राफी से हाँ, पर अपडेट अभी रहा भी जा सकता है। इंटीरियर में इतनी ज़्यादा कुछ गांव इतने ज़्यादा इंटीरियर में है कि वहाँ पर ना तो डॉक्टर की सुविधा है, ना ही इवन आंगनवाड़ियाँ भी नहीं है। तो फिर वहाँ के लोगों को या वहाँ की महिलाएं जो मेरी बात को सुन पा रही हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी यदि आपका पेट का साइज ज़्यादा दिख रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा है तो उसका या तो अब बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब बच्चे में जैसे मैंने एक कारण ये बताया आपको कि यदि उसके आहार नाल में कहीं कोई रुकावट है तो उसके कारण पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है कि बच्चे में यदि कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जैसे कि ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो भी ऐसी कंडीशन में पॉलीहाइड्रोमियास होगा। तो ये तो रही कुछ चीजें जो बच्चे में है कमियां, और ये जो बच्चे में कमियां हैं इन कमियों को हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये तो बर्थ के बाद में ही हमें पता चलेंगी या पहले पता भी चल जाती है ना, तो भी हम स्टार्टिंग में इसका कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता है। ऑपरेशन के बाद में फिर उसको डिलीवरी के बाद में ऑपरेशन के थ्रू उसको हम ठीक कर देते हैं। अब दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है कि मदर में कोई प्रॉब्लम हो। अब मदर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि यदि मदर डायबिटिक है, जेस्टेशनल डायबिटीज है यदि मदर में, कि जैसे प्रेगनेंसी के 7th 8th मंथ में कभी कभी डायबिटीज हो जाती है स्टार्टिंग में, या मदर को डायबिटिक नहीं रहती हैं पर प्रेगनेंसी के टाइम में उन्हें डायबिटीज हो जाती है। तो इसके कारण भी फिर ये प्रॉब्लम्स हो सकती है कि पानी ज्यादा बन जाए। अब तीसरी जो प्रॉब्लम होती है पॉलीहाइड्रोमियास की, उसका कारण रहता है कि यदि आवल में ही कोई खराबी हो। आवल में जैसे कि यदि ट्यूमर है तो जब ट्यूमर के कारण आवल का साइज बढ़ जाएगा, और जब आवल का साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी वो ज्यादा बनाएगी, क्योंकि आवल से ही तो एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा है। या फिर दो ट्विंस हैं या ट्रिपलेट हैं तो 2 आवल होगी, जब 2 आवल होगी तो भी फिर ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। अच्छा, यदि 2 बेबी हैं ट्विंस हैं तो वहां पर एक और जो प्रॉब्लम आती है जो हमें दिखाई देती है वो होती है कि यदि जैसे कि दोनों एक ही दोनों के लिए एक ही आवल है और दोनों को उसी एक ही आवल से, जिसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें एक ही आवल से यदि दोनों ही बेबी को फ्लूइड सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक बेबी तो बहुत अच्छा खासा मोटा तगड़ा हो जाएगा और जो दूसरा बेबी होगा ना वो दुबला पतला रह जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये जो मोटा वाला बच्चा है इसका कारण भी एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, या पॉलीहाइड्रोमियास इसके कारण हो सकता है। अभी जैसे कई बार महिलाएं कहती हैं अरे मैडम पानी ज्यादा हो गया, आप क्या करें? हमें पता कैसे चलता है जब हम सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी जब करवाई जाती है तो उसमें सोनोग्राफी में AFI या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये उसका मेजरमेंट किया जाता है। AFI यदि 10 से 14 सेंटीमीटर के बीच में है तो ये नॉर्मल है। अब यदि 14 से 20 के बीच में है, 14 से 20 सेंटीमीटर के बीच में AFI है तो इसे हम माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियास कहते हैं। अब यदि ये 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में जा रहा है तो ये मॉडरेट है, और यदि 25 से ज्यादा है तो सीवियर पॉलीहाइड्रोमियास है। माइल्ड केस में तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो जो अर्ली स्टेज में होते हैं ये बेबी की ग्रोथ के साथ में कभी कभी ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, मॉडरेट के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रूटीनली अपने डॉक्टर को चेक करवाते रहना है, अपने खान पान पे ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे यदि पॉलीहाइड्रोमियास होता है किस आपको तो ऐसे केस में आपको करना क्या है, यदि बच्चे में कोई खराबी है तो उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही, उसका तो आपके पास कोई हल है ही नहीं,
वो तो डिलीवरी के बाद ही ठीक होगा। यदि मदर में कोई प्रॉब्लम है तो मदर के लिए आपको जैसे ब्लड टेस्ट में आपको पता चलता है कि हाँ मदर को डायबिटीज है, तो फिर आप उनको इंसुलिन या जो भी मेडिसिन डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन उनको रेगुलर देते रहें। हाँ थोड़ा बहुत रेस्ट से फर्क पड़ता है, खान पान से फर्क पड़ता है, पर बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं आ पाता है। अब जो तीसरी चीज होती है, यदि पॉलीहाइड्रोमनियाज हो गया है, पॉलीहाइड्रोमनियाज में अब बच्चे के ऊपर तो फर्क पड़ रहा है, साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर भी हैं। अब रिस्क क्या होगी, यदि अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है तो टाइम के पहले डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि पेट की एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो ज्यादा नहीं फैल पाएगा। अब पानी ज्यादा हो गया है, एक तो महिला को चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, उठने बैठने में, खास तौर से सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि पेट इतना बड़ा है कि उसे इतना डिस्कम्फर्ट फील होता है कि उसे नींद तक नहीं आ पाती है, सांस लेने में परेशानी होती रहती है। तो इसके लिए केवल आपको तकिए, 2 तकिए लगाकर सिर के नीचे, कंधे के नीचे 2 तकिए लगाकर सो, ताकि थोड़ा बहुत आपको कंफर्टनेस फील हो। कमर में दर्द बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि पेट इतना बड़ा है, ना तो चलते बन रहा है, ना बैठते बन रहा है, ना सीधे लेटते बन रहा है, बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे में कमर दर्द की कंप्लेन बहुत सी महिलाएं करती हैं। तो कमर दर्द के लिए या तो आप एनाल्जेसिक कोई भी जेल लगा ले, सिकाई कर ले, केवल आपको इन सब के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, उसके लिए परमानेंट कोई भी इलाज नहीं है। एक चीज जरूर है, पहले के समय में ये किया जाता था कि कुछ मेडिसिन दी जाती थी, पर आजकल नहीं देते हैं। पहले के समय में एमनियोसेंटेसिस भी किया जाता था। एमनियोसेंटेसिस मींस अमनियोटिक फ्लूइड को निकाल देते थे कुछ मात्रा में, और ये बार बार किया जाता था, पर उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे सेप्सिस की संभावनाएं रहती हैं और ब्लीडिंग की भी संभावनाएं रहती हैं, इसलिए आजकल ये सारी प्रोसेस अभी नहीं की जाती है। हाँ यदि जरूरत पड़ती है तो फिर टाइम के पहले डिलीवरी करवा दिया जाता है जी। क्योंकि यदि नहीं ध्यान दिया गया तो एक तो जैसे कि यदि पॉलीहाइड्रोमनियास है तो उसके कारण जो प्रॉब्लम आएंगी, मदर को तो प्रॉब्लम होती ही होती है कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बैकएक हो रहा है। इसके अलावा जो बेबी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ये होगा कि बेबी अनस्टेबल रहेगा, कभी आड़ा है, कभी तिरछा है, कभी उल्टा है, क्योंकि उसे खूब सारी जगह मिल गई है खेलने के लिए, कूदने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तो पूरे पेट में बस वो घूमता ही रहता है, जिसके कारण उसका हेड फिक्स नहीं हो पाता है और सिजेरियन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है। तो एक तो सिजेरियन के चांस बढ़ जाएंगे आपके, दूसरा यदि अमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है तो उसके कारण क्या रहेगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, नाभिनाल है, वो कभी कभी प्रोलैप्स होकर बाहर आ जाती है। जैसे कि पानी ज्यादा है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, बैलून में आप हवा भरेंगे तो एक लिमिट तक फैलेगा, इसके बाद में वो फूट जाएगा। यही चीज गर्भाशय की होती है कि एक लिमिट तक तो वो फैलेगी, इसके बाद में उसमें से पानी निकलना चालू हो जाएगा। मतलब यहीं से फिर डिसाइड होता है कि सिजेरियन करना पड़ेगा? नहीं, सिजेरियन का डिसीजन पहले ही हो जाता है कि जैसे यदि बेबी का अनस्टेबल लाई है, बच्चे का सिर नीचे नहीं आ पा रहा है, तो फिर वो मैक्सिमम केसेस में सिजेरियन ही होता है। 8 मंथ्स तक भी नहीं जा पाती हैं ऐसी प्रेगनेंसीज, 8.5 मंथ्स तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। हाँ कभी कभी ये भी होता है कि टाइम से ज्यादा हो गया है, 9 मंथ्स 7 डेज जो EDD रहती है उसको भी उन्होंने क्रॉस कर लिया है, इसके बावजूद भी दर्द नहीं आ रहे हैं, तो भी फिर सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो अनस्टेबल लाई होगा, और यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो उसके कारण कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिनाल बाहर आ जाती है कभी कभी। अब ये जो नाभिनाल बाहर आई है ये एक बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में यदि तुरंत के तुरंत सीजर करके बेबी को नहीं निकाला तो फिर कभी कभी बेबी को भी खोना पड़ सकता है। अब यदि लीकिंग हो रही है, ये जो पानी जाना हम कह रहे हैं कि पानी जाने लगता है, तो उसको हम कहते हैं लीकिंग होना। लीकिंग आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको ये लीकिंग है, क्योंकि गर्भावस्था के लास्ट ट्राइमेस्टर में 7th 8th 9th मंथ में सफेद पानी आना एक बहुत कॉमन सी बात है। सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह रहता है उसे हम सर्विक्स कहते हैं, तो सर्विक्स में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, ताकि वो, उसे हम कहते हैं कि सर्विक्स मैच्योर हो रहा है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। सर्विक्स में ढीलापन आना स्टार्ट होता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो इसके कारण वाइट डिस्चार्ज होना, वेजाइनल डिस्चार्जेस होना, ये बहुत कॉमन सी चीज है। कई बार महिलाएं, खास तौर से प्राइमीज में जिनका कि पहला बच्चा है, वो इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है, बार बार आकर कहती है मैडम पानी जाने लगा है, पानी जाने लगा है। अब वो इस चीज को कैसे समझें कि पानी जा रहा है या फिर अमनियोटिक फ्लूइड का पानी है ये,
एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर वाइट डिस्चार्ज है। ठीक। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आप सीधे खड़े हो जाए और एक बार खांसें। खांसने में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा पानी इतना ऊपर से नीचे तक इतना बह गया है कि आपका पैर तक गीला हो गया, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड है। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। पर यदि कपड़े आपके गीले हो रहे हैं थोड़ा बहुत दिन भर में ऐसा लग रहा है कि बस पर जस्ट वाइट स्पॉट्स जैसा हो रहा है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है, ये लीकिंग नहीं है। ये केवल वाइट डिस्चार्ज है जो कि सर्वाइकल चेंजेस के कारण हो रहा है और ये एक नॉर्मल चीज है। तो ये तो हुई हमारी पूरी पॉलीहाइड्रोमियास के बारे में बात। अब हाइड्रोमियास या एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड एक और जो समस्या होती है या अक्सर महिलाएं पूछती हैं, वो होती है ओलिगोहाइड्रोमियास। ठीक। ओलिगोहाइड्रोमियास का मतलब होता है कि यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 1 लीटर से कम हो गई है तो उसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमियास। अब ओलिगोहाइड्रोमियास यदि जैसे 500 to 1 लीटर के बीच में है तो ये माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमियास हुआ, और यदि 500 ml से भी बहुत ज्यादा कम हो गया है, 300 200 आ गया है, तो ये सीवियर ओलिगोहाइड्रोमियास होगा। जी। अब सीवियर ओलिगोहाइड्रोमियास यदि हो रहा है तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है बेबी के लिए, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की कि एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को मूव करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जगह देता है, पेट को फैलाकर रखता है ताकि बच्चा अपने हाथ पैर अच्छे से हिला सके, तो उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। पर यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में फिर बच्चे को मूव करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और बच्चा फिर डेवलपमेंट या IUGR की तरफ चला जाएगा, उसका इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। दूसरी चीज जो है कि एमनियोटिक फ्लूइड के कारण बच्चे को एक लुब्रिकेंट मिलता रहता है। अब जब वो लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा तो बच्चे की उंगलियां ये आपस में इस तरह से चिपक जाएंगी, और आपस में चिपक जाने के कारण हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां आपस में चिपक जाती हैं। या फिर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गले के चारों तरफ कसा सकता है, जिसके कारण बच्चे की डेथ भी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं IUFT या इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। तो ये दोनों ही चीजें जो है ना वो खतरनाक हैं, नॉर्मल पानी से ज्यादा होना और नॉर्मल पानी से कम भी हो जाना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे सवाल आपके जवाबों से इतने जुड़े हुए हैं कि मुझे सवाल करना ही नहीं पड़ रहा है, और लगातार हमें उसके एक के बाद एक क्रमवार जो मुझे जवाब मिलते चले जा रहे हैं मेरे बिना सवाल किए। इसके बाद एक छोटा सा सवाल कर रही थी, क्योंकि एक और सवाल महिला का आया था हमारे पास कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, शायद उनको ऐसा नज़र आ रहा है, क्या ये संभव है? प्रेगनेंसी में जनरली इस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। एक तो इसका एक जो मेन रीज़न रहता है कि जो यूरिन इन्फेक्शन, या जनरली वो लोग ये कहते हैं बार बार यूरिन आ रहा है, और बार बार यूरिन आने को वो यूरिन इन्फेक्शन समझ जाते हैं। जबकि स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे ही बच्चा पेट में आता है तो जो पेशाब की थैली रहती है उसके बिल्कुल जस्ट पास में ही गर्भाशय रहता है। तो जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है पेशाब की थैली को दबाने लगता है। तो पेशाब की थैली को जैसे दबाएगा तो जैसे हमारी कैपेसिटी रहती है कि हाँ हम इतना 300-500 ml तक हम आराम से होल्ड कर सकते हैं यूरिन, पर यदि उस ब्लैडर को, पेशाब की थैली को यदि आप दबाएं तो यूरिन बार बार आपको इच्छा होगी कि आपको जाना है। तो इस कारण से ये प्रॉब्लम्स उन्हें महसूस होने लगती है, और यही चीज जब उनको लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 9th मंथ्स में भी 9 मंथ्स में क्या होगा कि जब बेबी का हेड नीचे की तरफ खिसकेगा, बच्चा बाहर आने के लिए नीचे खिसकता है, जिसे हम कहते हैं कि हेड फिक्स हो गया है। तो भी वो पेशाब की थैली को दबाएगा, पेशाब की थैली को जब दबाने के कारण भी उन्हें बार बार ऐसा लगेगा कि यूरिन आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये तो हो गया कि यदि नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, पर कभी कभी यूरिन में यदि साथ में जलन हो रही है तो जलन के कारण भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। अब ये जलन अक्सर क्यों होने लगती है कि जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉजिया वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बीच में बस इसलिए रोकना चाहूंगी कि समय का अभाव है, इसलिए कम शब्दों में इसको खत्म करेंगे इस जवाब को। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि उनको यूरिन में नॉजिया वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, पानी नहीं पी पाती हैं, इसके कारण उनको बार बार ये चीज का सामना, UTI की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसका समस्या का हल केवल एक ही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए तो आपको UTI की प्रॉब्लम नहीं होगी।
बहुत सारी जानकारी ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी और देने वाली है, लेकिन इसको हम पार्ट 2 के लिए बचा कर रख लेते हैं, क्योंकि समय हमारे पास संक्षिप्त होता है और उस संक्षिप्त में आपने इतनी सारी जानकारी दी है जिसके लिए आपका जितना आभार माना जाए उतना कम है। तो पूरी महिला दर्शकों की तरफ से स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तमाम जानकारियाँ इस कम वक्त में साझा की। तो अपना ध्यान रखिए और परिवार से भी ये निवेदन रहेगा कि घर में अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसका पूरे परिवार को भी सहयोग करना पड़ेगा, ताकि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वो स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ बच्चे को डिलीवर कर पाए, यानी जन्म दे पाए। इसी के साथ हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।